नमस्कार सभी साथियों, नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ राज व्यवस्था के टेस्ट सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि पिछले कई वीडियोज में हमने चर्चा की, अपने यहाँ ऑफलाइन संस्थान में प्रत्येक दूसरे मंगलवार को हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए, ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट आयोजन होता है। उनका शेड्यूल जो है टेस्ट का आपको पहले डाल दिया जाता है। पिछले मंगलवार को 2 दिन पहले जो टेस्ट हुआ उसका सॉल्यूशन हम करेंगे एक एक करके। पहले राजस्थान राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न थे उनके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, और जितने भी साथी हमारे ऑफलाइन संस्थान से नहीं जुड़े हुए, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं या मुझे आज पहली दफा देख रहे हैं, उनको मैं पहली बार अगले मंगलवार को 16 अप्रैल को जो टेस्ट होना है उसका शेड्यूल एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे आ रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को परखना चाहे तो उसे पहले से अंदाजा रहे कि 10 दिन बाद जो टेस्ट होना है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, हम राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसीलिए आपके सामने स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, राजस्थान राज्य व्यवस्था। और ये टेस्ट कौन सा है? जो अभी पिछले मंगलवार को 2 दिन पहले हुआ है। अगले मंगलवार को यानी एक मंगलवार के बाद नेक्स्ट जो मंगलवार आएगा उसको जो टेस्ट होना है 16 अप्रैल को, उसका क्या शेड्यूल है मैं आपको दिखा देता हूं। और जो साथी हमारे इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहे, रेगुलर रहेगा टेस्ट, तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। एक बार शेड्यूल दिखा रहा हूं, आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं अगले टेस्ट में, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगला जो टेस्ट आयोजित किया जाएगा वो 16 अप्रैल 2024 को होगा। 16 अप्रैल 2024 यानी मंगलवार है ना, 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को टेस्ट होगा। इसमें विभिन्न विषय हैं, इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न होंगे, कोशिका व अम्ल क्षार से प्रश्न होंगे। और उसके बाद राजस्थान का इतिहास, भरतपुर राजवंश, अलवर राजवंश, बीकानेर राजवंश 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, जलवायु के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान राज्य व्यवस्था में राज्यपाल से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैथ में अनुपात, समानुपात व नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से 20 प्रश्न आएंगे। इसके बाद पशु परिचर जो सब्जेक्ट है, ये ऊपर जो पशु परिचर लिखा हुआ है, ये टेस्ट पशु परिचर का है, इसलिए इसमें पशु परिचर विषय के भी 20 रहेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे कह सकते हैं कि सर पशु परिचर के अलावा, पशु परिचर के 45 प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा समसामयिकी यानी करंट अफेयर के 20 प्रश्न रहेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं, वो कहेंगे कि सर हम पशु परिचर की तैयारी नहीं कर रहे तो हम ये क्यों पढ़ेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे 2 पेपर आयोजित करवाए जाते हैं, एक पशु परिचर के लिए होता है, एक आरएस के लिए होता है। ये सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया वो पशु परिचर का है, ठीक है ना। आरएस का सिलेबस ये रहेगा, एक बार इसको आप देख लीजिए, नजरें घुमा लीजिए। वैसे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, आ जाइए आरएस के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पशु परिचर का सिलेबस था, और आरएस के सिलेबस की आप बात करेंगे तो ये शेड्यूल जो है ये आरएस का है, ठीक है ना। देखिए इसमें आरएस में, देखिए आरएस का एग्जाम है मंगलवार को ही होना है, 16 अप्रैल को ही। इसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान 15 प्रश्न, कोशिका अम्ल व क्षार से 20 प्रश्न, राजस्थान इतिहास से, भरतपुर राजवंश, अलवर राजवंश, बीकानेर राजवंश 20 प्रश्न, राजस्थान के भूगोल जलवायु के टॉपिक से 20 प्रश्न, राज्यपाल से यानी राजस्थान राज्य व्यवस्था से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुपात समानुपात संख्या पद्धति से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, पशु परिचर में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी सामान्य तौर पे आपको पता होगा, यूपीएससी आरएस में पूछा जाता है ना। तो साइंस टेक्नोलॉजी के 15 प्रश्न रहेंगे यहाँ। और पशु परिचर में रीजनिंग भी नहीं है, आरएस में रीजनिंग पूछा जाता है, तो 20 प्रश्न यहाँ रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग के 2 टॉपिक, घड़ी व कैलेंडर। और इसके साथ आरएस में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, करंट अफेयर पूछा जाएगा भारत का जनवरी और फरवरी का, ठीक है ना। 20 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। आप इसको पूरा देखिएगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन में आरएस के बैच जो है वो चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच चल रहे हैं। अगर आप में से कोई भी साथी जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो ऑफलाइन संभव है जिसको यहाँ आना, तो आप आरएस फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों टेस्ट जो 16 अप्रैल मंगलवार को होना है। अभी हम करते हैं एक एक करके उन प्रश्नों को सॉल्व जो पिछले मंगलवार को आयोजित करवाए गए टेस्ट में पूछे गए थे। ठीक है, आ जाओ पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ये आपको स्लाइड दिख रही होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का।
और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप आंसर की भी वहां से देख सकते हैं, और हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो सारे वीडियोस भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। प्लीज जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो उस चैनल को ज्वाइन करें। आ जाइए पहले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न में 15 सेकंड का समय देने वाला हूं। आपको पूरे प्रश्न को पढ़ना है, 15 सेकंड तक हम इंतजार करेंगे, आपको उत्तर देने का प्रयास करना है और फिर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आ जाइए पहले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रचार्य रहे हैं? राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रचार्य रहे हैं? ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से जवाब दें, फिर उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, इसका सही जवाब होगा आंसर डी। डी इसका सही जवाब होगा। संपूर्णानंद जो है ये बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। अब जैसे ही पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा तो बहुत सारे साथियों के दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर ये तो तथ्य पूछे गए हैं और तथ्यों के आधार पर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम कितने तथ्यों को याद करेंगे। पहली कंडीशन तो मैं आपको बता दूं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 2022 में पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और दूसरी जानकारी आपके लिए ये है कि जो राजस्थान के आरएस के पेपर की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस की बात कर लूं, तो इनमें प्रत्येक पेपर में एक दो प्रश्न राजस्थान राज्य व्यवस्था से तथ्यों से पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद करने पड़ेंगे। आप पिछले कई सालों के आरएस के पेपर उठा के देखेंगे, तथ्यों से प्रश्न पूछा ही जाता है। हाँ, कैसे याद होंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पॉलिटी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, राजस्थान राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, वहां जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपको करवा दिए जाएंगे। तो प्लीज जिन साथियों को तथ्य याद करने में दिक्कत है वो हमारे राज्यपाल की क्लास को देखें, वहां से आपको मोटा मोटी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि कौन से तथ्य हमें याद रखने हैं। सारे जो तथ्य भर भर के हमें याद नहीं करने हैं ना, और तथ्य पूछे जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। पहला जो प्रश्न हमने कर लिया। आ जाइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्यों का आवंटन करता है। जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ें, आपके पास 15 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है अब। जल्दी से पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें, फिर पढ़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाइए इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये प्रश्न थोड़ी सी इसकी भाषा आपको मुश्किल लग सकती है ना, क्योंकि ये भी प्रश्न 2022 के पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। और आमतौर पे जो अच्छे दर्जे के एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे प्रश्नों की लैंग्वेज से ही आपको उलझाया जाता है। आपको उलझना नहीं है, आप इस प्रश्न को पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो इस प्रश्न में चीज दी गई है, आप बस केवल इतना पढ़ें, राजस्थान सरकार के, ये जो लिखा राजस्थान सरकार के कार्य आवंटन करता है। बाकी छोड़ ही दीजिए आप, बाकी आप इस पूरे प्रश्न को छोड़ सकते हैं। राजस्थान सरकार के कार्यों का आवंटन कौन करता है? हमने पढ़ा है। जो साथी ऑनलाइन राज्यपाल के टॉपिक को मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं अपने इस मंच से, उनको पता होगा कि सरकार की कार्यों का संचालन व आवंटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मैंने बार बार कहा है कि राज्यपाल स्वयं कुछ नहीं करता। राज्यपाल सारे के सारे कार्य है वो मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। अब यहाँ किसको कार्य आवंटित करने की बात हो रही है? मंत्रियों को कार्य आवंटित करने की बात हो रही है। सामान्यतः राज्यपाल सारे काम करता है किसके परामर्श से? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के परामर्श से। यहाँ काम ही किसको आवंटित किया जा रहा है? मंत्रियों को। तो मंत्री परिषद को हटा दीजिए। अब मंत्री परिषद को हटा देंगे तो हमारे पास दो विकल्प आएंगे कि जो कार्य आवंटन करता है वो राज्यपाल करता है, किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से, है ना। और मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने के बाद
जो मंत्रियों को कार्य आवंटित कर दिए जाएंगे, तो मंत्री को कार्य आवंटित करने के बाद राज्य के सारे जो कार्य करेगा राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा। यहाँ जो मंत्री को कार्य आवंटित होता है वो मुख्यमंत्री से परामर्श कर राज्यपाल करता है। तो पहला विकल्प देखिए आप, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, ये ठीक हो सकता है ना। दूसरा, मुख्यमंत्री राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से। ध्यान रखिए, कार्य आवंटन के लिए राज्यपाल की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होती। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से, नहीं, सिफारिश एक अलग चीज हो गई और सलाह एक अलग चीज हो गई, है ना। सिफारिश कहना भी ये गलत होगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति से। मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं, राज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है। वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री जो परामर्श देता है ना राज्यपाल को, उसी तरीके से कार्य का आवंटन होता है। तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। 2 नंबर विकल्प गलत हुआ, 3 नंबर विकल्प गलत हुआ, 4 नंबर विकल्प गलत हुआ। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा? आंसर डी। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श यानी मुख्यमंत्री के सलाह पर ही क्या करता है? कार्य आवंटन करता है। और राज्य सरकार के कार्य आवंटन करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। बाकायदा इस कार्य आवंटन वाली लाइन को हमने राज्यपाल पढ़ते समय अपने नोट्स में ऐड किया है। जो साथी नहीं पढ़ रहे ऑनलाइन, वो उस क्लास को देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको सारा तथ्य मिल जाएगा। आ जाइए आगे वाले प्रश्न पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 103? ये जो प्रश्न नंबर लगे हुए हैं ना, प्रश्न नंबर 103, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमने अभी 3 ही प्रश्न किए, तीसरा ही प्रश्न है, आप सीधा ही 103 पे आ गए। ध्यान रखिएगा, ये जो 103 नंबर प्रश्न, जो क्रम है प्रश्नों का, ये हमारे ऑफलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्योंकि हमने जो बच्चों को टेस्ट दिया है, एक कॉपी जो टेस्ट की रहती है बच्चों के पास, उनका क्रम गड़बड़ नहीं हो, वो आसानी से मिला सके, इसलिए क्रम वही रखा गया है जो हमारे टेस्ट में प्रश्नों का क्रम था, है ना। हमारे टेस्ट में जो हमने पॉलिटी शुरू की है 101 नंबर से शुरू की है, उससे पहले 100 प्रश्न और थे। समझ पा रहे? कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पॉलिटी के पोर्शन में ऑनलाइन जो पढ़ रहे तीसरा ही प्रश्न है, लेकिन टेस्ट में इस प्रश्न का क्रमांक था 103। इसीलिए आपको जो क्रम संख्या मिल रही है प्रश्नों की, वो क्या मिल रही है? टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल रही है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं, ध्यान से समझना है, राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान से समझना है। ध्यान रखना, पॉलिटी के प्रश्नों में या आजकल जितने भी किसी भी विषय का प्रश्न हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, कल्चर का हो, आपको ये ध्यान रखना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, सत्य असत्य पूछा गया है या नहीं, ये पूछा गया, ठीक है ना, असुमेलित है सुमेलित है, ये ध्यान से समझना है। इसमें पूछा गया है कि कौन से पदाधिकारी हैं जिनको राज्यपाल क्या करते हैं? नियुक्त तो करते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल हटा नहीं सकते। आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से आप जवाब देने का प्रयास करें, फिर इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपका 15 सेकंड तक वेट कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये राज्य महाधिवक्ता की बात करें तो आप साथियों को याद होगा, हमने क्लास में पढ़ा भी है, ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ लिया, ऑनलाइन में राज्यपाल की बात पढ़ लेंगे। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 165। कौन सा? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 कहता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल महाधिवक्ता को हटा भी सकता है, यानी महाधिवक्ता को राज्यपाल हटा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप आर्टिकल 243 पढ़ेंगे तो 243 में, अनुच्छेद 243 में किसका जिक्र किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का। और राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य व्यक्ति होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से कुछ संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण प्राप्त ये है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए उसी तरीके की प्रोसेस, उसी तरीके की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है जो हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं ना? और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है? उनके ऊपर संसद द्वारा क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है कदाचार का। आरोप लगाने के बाद संसद की दोनों सदन बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे। एक लंबी प्रक्रिया होती है, आयोग पढ़ते समय हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ केवल इतना समझिए कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते। नियुक्त तो करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। इनको हटाने की अलग से प्रक्रिया होती है। वैसे ही प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए भी होती है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता। कहानी क्लियर है? आप अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 पढ़ेंगे, है ना, या 315 से 323 पढ़ेंगे तो वहां राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी है। वहां आप पाएंगे, वहां आपको बाकायदा प्रावधान मिलेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन हटा नहीं सकता। यानी हमारा जो विकल्प है इनमें से कोई सही होना चाहिए। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इनको भी राज्यपाल नहीं हटा सकता, और आरपीएससी के जो सदस्य हैं इनको भी राज्यपाल नहीं हटा सकता। हालांकि आरपीएससी के सदस्यों की जब जांच हो रही होती है, जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित तो कर सकता है, सस्पेंड तो कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता। इस बात को भी बड़ा ध्यान से आपको याद रखना है। इसमें वही विकल्प सही होगा जो विकल्प 2 और 3 को चूज करता हो, और विकल्प 2 और 3 को चूज करता है हमारा विकल्प नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से, माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? ये जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी राज्यपाल की पद की शर्तें हैं। ठीक है ना? आपके पास 15 सेकंड का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जल्दी से उत्तर दें प्लीज। चलिए आगे बढ़े। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के समय हमने पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। पहला कौन सा? पहला राज्यपाल की योग्यताएं, है ना, पहला तो राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है ना, योग्यता भी होती है। दूसरा, राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें, कहानी क्लियर। और तीसरी क्या? राज्यपाल पद से संबंधित परंपराएं। क्या? राज्यपाल पद से संबंधित परंपराएं। परंपराएं क्या होती है इसको जानने के लिए आपको हमारी जो राज्यपाल की क्लास है वो देखनी पड़ेगी। विभिन्न आयोगों द्वारा जो केंद्र व राज्य सरकार के संबंधों को सुधारने को लेकर बनाए गए, उनके द्वारा समय समय पर कई सारे सुझाव दिए गए कि इस तरीके से राज्यपाल के पद में संशोधन होने चाहिए, और उनमें से कुछ बातों को स्वीकार कर लिया हमने जो परंपराओं के रूप में हम स्वीकार करते हैं। अब इनमें से आपको चूज करना है कि राज्यपाल की कौन कौन सी शर्तें हैं। देखिए, अगर बात करें राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए तो ये शर्त नहीं है, ये योग्यता है ना। ये क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला जो विकल्प दिख रहा है, ये शर्त नहीं है, योग्यता है। वह संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये शर्त है भाई, ध्यान से समझना, ये शर्त है। यानी राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्य के दोनों सदन, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य है भी तो जिस समय उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तत्काल प्रभाव से उसका विधायक या सांसद पद खाली माना जाएगा। शर्त, ये एक शर्त है ना, ये ऊपर वाली ये शर्त नहीं है, ध्यान से समझना है। 3 नंबर क्या लिखा हुआ? वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिल्कुल ये भी एक शर्त है। राज्यपाल लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ध्यान रखना ये शर्त नहीं है, योग्यता है। 4 विकल्प हमें दिए गए, 4 विकल्पों में से विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 4 ये योग्यताएं हैं, और विकल्प नंबर 2 व विकल्प नंबर 3 ये क्या है? शर्तें हैं। हमें पूछा क्या गया? हमें पूछा यही गया है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कौन सी हैं। तो आप कौन सा चुनाव करेंगे? आप विकल्प नंबर 2 व विकल्प नंबर 3 का चुनाव करेंगे, और विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कहानी क्लियर हुई? चलिए आगे वाले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए क्या कहा गया इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 15 सेकंड का आपके पास समय है।
हाँ जी, आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में जानकारी है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। इस प्रावधान में हालांकि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ चेंज किया गया था। क्या चेंज किया, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको इसको जानने के लिए हमारी क्लास को देखना होगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये भी ठीक बात है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा, सामान्यतः 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, और राज्यपाल चाहे तो अपना त्याग पत्र भी कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को सौंप सकता है। ये भी ठीक बात है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये भी हमने पढ़ा, ये भी ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेगा, समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, और राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी विकल्प 1 भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, 2 भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, 3 भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। हमें पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। ध्यान से समझना, आर्टिकल 155 में राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में प्रावधान नहीं है। ध्यान से समझना, राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में आर्टिकल 155 में तो क्या संविधान में ही प्रावधान नहीं है। ध्यान से समझना, राज्यपाल को पद से हटाने के बारे में संविधान में भी कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में भी उल्लेखित नहीं है। यानी ये प्रावधान गलत हुआ। आप कहेंगे सर चलिए ठीक है, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित नहीं है। आप ये बताइए आर्टिकल 155 में है क्या? आर्टिकल 155 में जानकारी है किसके बारे में? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अगर एक भी चीज याद है तो भी ये प्रश्न सही हो जाएगा। अगर आपको ये याद है कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसने हटाना लिखा हुआ है। और अगर आपको ये याद है कि राज्यपाल का हटाने का प्रावधान, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भारत के संविधान में है ही नहीं, तो भी आपका ये हो जाएगा। यानी ये प्रश्न जो ये विकल्प है असम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? ध्यान से समझना है, शक्तियों से संबंधित नहीं है, ये नहीं पूछा गया, शक्तियों से संबंधित है। इस बात को बड़े गौर से समझने का प्रयास करना है। आ जाइए 15 सेकंड का समय एक बार फिर से है आपके सामने, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें। आगे बढ़े, आ जाइए। देखिए आर्टिकल 142 की बात करूं तो आर्टिकल 142 केंद्र सरकार के बारे में, और खास तौर पे आर्टिकल 42 एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, यानी राज्यपाल के बारे में नहीं। कहानी क्लियर। आर्टिकल 154 की बात करें तो अभी हमने आर्टिकल 154 पढ़ा था, पिछली स्लाइड पे आप देखें। देखिए आर्टिकल 154 में क्या है? आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। ये हमारा विकल्प ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये विकल्प ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं और कौन सा विकल्प है। अगर आप बात करेंगे राज्यपाल अनुच्छेद 158 की, तो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की क्या है भाई? शर्तें हैं। आर्टिकल 158 में राज्यपाल की शर्तों के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 171 की बात करें तो आर्टिकल 171 राज्यपाल के बारे में है ही नहीं, वास्तविक रूप से ये आर्टिकल किसके बारे में है? विधान परिषद के बारे में है। अभी ये आर्टिकल है, आप कहेंगे सर आप कैसे बता रहे हैं? ध्यान से समझना, इसको जानने के लिए आपको पूरा राज्य व्यवस्था पढ़ना पड़ेगा। हमने जो इस क्लास को शुरू किया है, इस क्लास को जब हमने शुरू किया तो शुरुआती तौर पर ही मैंने आपको सारे आर्टिकल्स का विभाजन करके बताया था कि कौन से आर्टिकल में क्या है ना। इस ऑनलाइन मंच पे, इस यूट्यूब चैनल पे, नौहर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे हमने बाकायदा राजस्थान राज्य व्यवस्था शुरू करने से पहले सारे अनुच्छेदों को अलग अलग बांटा है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। वो क्लास देखेंगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, है ना। आर्टिकल 171 किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। आर्टिकल 158 राज्यपाल के किसके बारे में? शर्तों के बारे में। आर्टिकल 154 राज्यपाल के किसके बारे में? कार्यपालिका शक्ति के बारे में। और आर्टिकल 142 राज्य सरकार के बारे में है ही नहीं, किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसने क्या पूछा है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कौन सा आर्टिकल जानकारी देता है? तो आप खुद उत्तर दे पाएंगे। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानकारी देने वाला जो यहाँ उत्तर है, वो ऑप्शन है, वो है ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानकारी देता है। ये कहता है कि राज्यपाल समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। आगे बढ़े, आ जाइए अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का
चयन करें। आपको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, एक बार मैं उत्तर नहीं बता रहा, सारे विकल्प पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक आप उत्तर चूज कीजिए, फिर हम इसका सही उत्तर ढूंढेंगे। 15 सेकंड का समय आपका शुरू है, तब तक मैं विकल्प पढ़ देता हूं। पहला विकल्प क्या है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ठीक है, पहला विकल्प ये है। वे राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रहते हैं। दूसरा विकल्प ये है, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चुनाव करना। वापिस कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आ जाइए एक एक विकल्प को पढ़ने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, क्या ठीक बात है? आप कहेंगे सर हाँ ठीक बात है, राज्यपाल को नियुक्त करने का काम मुख्य न्यायाधीश करते हैं, क्या ठीक है? आप कहेंगे सर ठीक नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हैं, राज्यपाल को नियुक्त करने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला विकल्प हुआ हमारा गलत हुआ, ये ठीक नहीं है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे रहते हैं, दिखाई तो दे रहा ना आपको, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे रहते हैं, ठीक बात है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, यानी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, ये भी ठीक बात है, अभी हमने आर्टिकल 154 पढ़ा। और सामान्यतः तो 5 वर्ष के लिए अपने पद पे रहते हैं, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अभी मैंने आर्टिकल 155 के बारे में जिक्र किया था, यानी विकल्प 2, 3, 4 तीनों ठीक है, पहला विकल्प गलत है। आप चूज करें कौन से में 2, 3, 4 आ रहा है, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी कह रहा है इसमें 2, 3, 4 ठीक है, 1 गलत है। यही हमसे पूछा गया था कि राज्यपाल के बारे में कौन कौन से विकल्प सही है, यानी कौन से कथन सही है। तो पहला कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। और तीनों कथनों का चुनाव करते समय हमने चुनाव किया विकल्प नंबर 3, यानी विकल्प स का हमने चुनाव किया। ऑप्शन 2, 3, 4 सही होंगे। कहां निकले 2, 3, 4 का मतलब जिस विकल्प में 2, 3, 4 दिया गया है वो ठीक होगा। आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी कहा गया है कौन सा विकल्प सही है, गलत नहीं पूछा गया। राज्यपाल के बारे में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। 15 सेकंड का आपका समय शुरू होता है, मैं विकल्पों को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक आप उत्तर दें, फिर इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला विकल्प क्या कह रहा है, पहला विकल्प कह रहा है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। यानी किसी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखना ये राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल चाहे तो उसे आरक्षित रख सकता है, राज्यपाल ना चाहे तो उसे आरक्षित नहीं भी रखे। ये कौन सा आर्टिकल जानकारी देता है, आर्टिकल 200 जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि विधेयक को सदन को लौटा दे, यानी राज्य विधानमंडल को पुनः लौटा दे। ये जानकारी कौन से आर्टिकल में है, ये जानकारी आर्टिकल 200 में है, माफी चाहूंगा 201 में है। अब दोनों में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की ओर जाएं तो पहला विकल्प भी ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, उसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 में ही है। दूसरा विकल्प भी ठीक है, जब राष्ट्रपति राज्यपाल के पास विकल्प भेजता है किसी विधेयक को पुनः सदन को लौटाने के लिए, इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 201 में है। यानी दोनों विकल्प सही हैं। यानी हमें क्या करना है, ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जिसमें दोनों विकल्प सही हैं। इसमें केवल एक कहा गया गलत है, केवल 2 कहा गया ये भी गलत है, 1 व 2 गलत, 1 व 2 दोनों गलत है, ये भी गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों सही है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल क्या करता है, विधेयक को राष्ट्रपति के नाम आरक्षित रखता है, और आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देकर पुनः विधानमंडल को लौटाने की बात कहता है। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा गया है भाई, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। इसको जरा ध्यान से समझना है, इसको जरा ध्यान से समझना है, बहुत सारे साथियों को इसमें कंफ्यूजन होता है ना। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं पूछा गया, नहीं होते नहीं पूछा गया, ध्यान से समझना है। अब हमने जो क्लास में पढ़ा था ना, बहुत सारे साथी जो ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन मंच से हमारे जुड़े हुए हैं, जिनको राज्यपाल टॉपिक लगभग पढ़ा दिया है मैंने ऑनलाइन, तो मैंने वहां लिखा था कि राज्यपाल जो है ना, वो राज्यपाल राज्य के गैर निजी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, गैर निजी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ठीक है ना, ये लिखवाया था आपको।
गैर निजी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये बताया था मैंने आपको, ध्यान से समझना है। गैर निजी का मतलब ये है कि राज्यपाल जो है ना वो राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त, या मैं एक सामान्य सी भाषा में कहूं कि जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनका ही कुलाधिपति होता है राज्यपाल, है ना। निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। ये समझने का हमने प्रयास किया था। ये तथ्य बाकायदा मैंने आपको बताया भी हुआ है। अब एक एक विकल्प को पढ़ने का प्रयास करते हैं। 15 सेकंड का आपका समय खत्म हो गया है। सभी राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं, माफी चाहूंगा, सभी राज्य विश्वविद्यालय में कुलाधिपति होते हैं। देखते हैं ठीक है गलत। पहला विकल्प हमने पढ़ लिया। दूसरा कहता है सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा केंद्रीय, है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी राज्यों के विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। गलत हो गया जी, है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। सभी राज्य व निजी, ध्यान से समझना, सभी राज्य व निजी, सभी राज्य का मतलब सभी राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय, और निजी विश्वविद्यालय मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये गलत हो गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी क्या नहीं होते, राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होते। कहानी क्लियर। विकल्प नंबर 2 गलत हुआ, विकल्प नंबर 3 गलत हुआ। सभी राज्य विश्वविद्यालयों राज्यों में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों व राज्य में सभी निजी विश्वविद्यालय, देखो दोनों विकल्प जो ऊपर थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, इनको जोड़कर एक साथ रख दिया है। राज्यपाल केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं होता और राज्यपाल निजी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी नहीं होता। कहानी क्लियर है ना। राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने वाले विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। यानी हमारा विकल्प नंबर बी गलत हुआ, सी गलत हुआ, डी गलत हुआ। सही कौन सा हुआ? सभी राज्य विश्वविद्यालयों का मतलब है राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्य द्वारा वित्त पोषित, ध्यान से समझना है, राज्य द्वारा वित्त पोषित का मतलब है कि ऐसे विश्वविद्यालय जिनको राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाता है, वित्त आवंटित किया जाता है ना, वित्त आवंटित किया जाता है, पैसा दिया जाता है, जो निजी पैसे से नहीं चलते, प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसे सारे विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। मैंने इसका सही उत्तर बता दिया है। बहुत डिटेल में हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ते समय एक बार और चर्चा कर लेंगे। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं बहुत ज्यादा व्याख्या पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं, और व्याख्या करते हुए प्रत्येक प्रश्न की बहुत लंबी व्याख्या करते हुए चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ बहुत ही कम समय में हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना है भाई। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। ठीक है ना, आपको चूज करना है कथन और कारण में से कौन सा गलत है। ए यानी कथन दिया गया है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना। आर क्या कहता है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। अब दोनों बातें सही है गलत है, दोनों गलत है या फिर एक गलत एक सही है, जल्दी से आपको चुनाव करना है। आ जाइए, 15 सेकंड का समय आपका पूरा हुआ। आ जाइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा नहीं है, हम आर्टिकल जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम राज्यपाल की क्लास, उसमें पढ़ा नहीं है। अगला ही बिंदु हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 356। कौन सा? अनुच्छेद 356, जिसमें कहा गया है कि किस तरीके से राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे, राज्य में क्या होने पे, संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे किस तरीके से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श कर, है ना, राज्यपाल के कहने पे आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य आपातकाल में गलत शब्द प्रयोग करो, संविधान में इसका उल्लेख नहीं, हम पढ़ेंगे बाकायदा, लेकिन इसको डिटेल में हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, डिटेल में हम क्लास में इसको पढ़ेंगे, क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। ध्यान से समझना, ये दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है। यानी सरकारी आयोग बनाया गया था, सरकारी आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 356 का जितना हो सके कम दुरुपयोग किया जाना चाहिए। 356 को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतिम विकल्प मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाना चाहिए जब बिल्कुल संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन को चुना जाना चाहिए, ये सरकारिया कमीशन ने कहा था। दूसरा, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल ये ठीक बात है, ये भी गलत नहीं है। हमने आमतौर पे देखा, आजकल तो नहीं, खैर आजकल तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार निर्णय दे दिया और कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, कई हाई कोर्ट्स ने भी कहा है कि राज्यपाल
पद का केंद्र सरकार दुरुपयोग नहीं कर सकती, या फिर राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में उस शब्दावली का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्यों की रक्षा करने के लिए अधिकार दिया गया है, ना कि राज्य के संवैधानिक तंत्र को प्रभावित करने के लिए। इसलिए आमतौर पर इन सालों में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे आजादी के बाद लंबे समय तक ऐसा होता रहा है कि जैसे मान लीजिए केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में लोकसभा में चुनाव कोई और पार्टी ने जीता, जैसे जीता तो राज्य की पार्टी अगर विपरीत पार्टी से है तो राज्य सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त करवा दिया जाता और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। ऐसा बहुत बार देखा गया है। कहां कहां देखा गया हम पढ़ेंगे, राजस्थान में भी ऐसा हुआ है ना, वो हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ते समय देखेंगे। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों सही है, तो इसका मतलब दोनों सही है तो पहला विकल्प पढ़ते हैं, आर सत्य है किंतु ए असत्य नहीं, असत्य नहीं है, ए भी सत्य है, यानी पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर और ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, नहीं स्पष्ट व्याख्या करता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विकल्प सी सही है। एक बार डी को और देख लेते हैं क्या कहता है। डी कहता है ए सत्य है किंतु आर गलत, नहीं तो दोनों सही है, यानी ये विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर सही होगा सी, ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कथन सही कारण को बता रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। विकल्प सी इसमें सही होगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करते हैं। छोड़ा तो नहीं कोई प्रश्न? अच्छा ठीक है, आ जाइए। क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 111, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का ध्यान समझना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही उत्तर हो सकता है इनका चयन कीजिए। मैं सारे विकल्प पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक आपके पास 15 सेकंड का समय है, प्लीज आप आंसर देने का प्रयास करें। पहला विकल्प क्या है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, राज्यपाल को अपने पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, राज्यपाल शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है भाई। राज्यपाल की शपथ का जिक्र 3री अनुसूची में नहीं बल्कि अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल की शपथ का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 में है। जिन साथियों ने मेरे साथ मिलकर, हमारे ऑफलाइन क्लास के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा है, वहां अनुसूचियां पढ़ाते समय मैंने बाकायदा आपको बताया था कि आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का जिक्र है, 3री अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का जिक्र नहीं है, यानी विकल्प नंबर 2 हमारा सही नहीं है, गलत है। और कौन से गलत है, आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ये भी ठीक बात है, यानी राज्यपाल को शपथ दिलवाने का काम करता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो हाई कोर्ट का सबसे सीनियर जज क्या कर सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अलावा बाद वाला जो सीनियर जज है वो राज्यपाल को शपथ दिलवा सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है। और ये कहता है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया, यानी राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में, अभी मैंने बताई, ये भी ठीक बात है, यानी विकल्प ए ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कहानी क्लियर? तो आप देखिए, एक किसको हटा देना है, 2 नंबर को हटा देना है, जिसमें 2 नहीं है वो सही है। इसमें 2 है, 1 2 3 गलत हो गया, इसमें भी 2 है, 1 2 3 गलत हो गया, इसमें भी 2 है, गलत हो गया। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 वाले जो प्रावधान है वो सही है, नंबर 2 वाला प्रावधान गलत है। राज्यपाल की शपथ का जिक्र भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं बल्कि अनुसूची अनुच्छेद 159 में है। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, 15 सेकंड का समय आपका अब शुरू होता है ना, सारे विकल्प पढ़ रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करें। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ रखने की शक्ति के बारे में सत्य कथन है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर आने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है। उस शक्ति के बारे में बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा विकल्प सही है। यानी ये कहना चाहता है कि राज्यपाल कौन कौन से विधेयकों को, किस प्रकार के मामलों वाले, किस प्रकार के प्रावधान वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है। ठीक है, ये हमने ऑनलाइन राज्यपाल पढ़ते समय सारे बिंदु पढ़ लिए थे। जिन साथियों ने पढ़ लिया है वो बिल्कुल देखते ही इसको सही कर देंगे।
वैसे तो देखिए अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल की सब विवेक शक्ति है, ध्यान से समझना है। वैसे तो अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल की सब विवेक शक्ति, मतलब राज्यपाल खुद के मन पे डिपेंड करता है, उसके खुद के सोचने पे डिपेंड करता है राज्यपाल के कि कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करें या कौन से विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित नहीं करना। लेकिन कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष मामले होते हैं, अगर उन मामलों से संबंधित कोई विधेयक है तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता ही है। उनमें से प्रावधान देखते हैं कौन कौन से प्रावधान है। देखिए भाई, यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, यदि कोई प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा या नहीं रखेगा, तो मेरा जवाब है हाँ। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध वाले प्रावधान को राज्यपाल स्वीकृति नहीं देता बल्कि राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का विधेयक, यदि राष्ट्रीय महत्व का विधेयक हो तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा। विकल्प नंबर 3, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यानी हाई कोर्ट की शक्तियां कम करने की बात करता हो, ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखेगा, ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल अनुमति नहीं देगा। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3), यानी 31(3) में क्या है भाई, हम मौलिक अधिकार पढ़ते समय पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। जो भारतीय राज्य व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे ऑनलाइन तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ते समय, है ना, मौलिक अधिकार पढ़ते समय एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 31(3), जिसमें संपत्ति के बारे में, संपत्ति के अधिकार के बारे में जानकारी है। संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, इससे संबंधित कोई विधेयक होता है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से, तो ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है। मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूं, सामान्यतः किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखे या ना रखे, ये राज्यपाल का कौन सा अधिकार है, सब विवेक अधिकार है, यानी राज्यपाल की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों से संबंधित यदि कोई विधेयक होता है, जिन प्रावधानों से संबंधित अगर विधेयक होता है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयकों को निश्चित तौर पर क्या करता है, राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित रखता है। उन प्रावधानों में 4 प्रावधान दिए गए, इनमें से कोई भी प्रावधान यदि होता है तो ऐसे प्रावधान को राज्यपाल स्वयं स्वीकार करने के बजाय राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करता है। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 13, 113 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, जब विधानसभा विधान परिषद दोनों सत्र में ना हो, उस दौरान राज्यपाल द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। अब अध्यादेश के संबंध में आपको चुनाव करना है ना, आपका जो समय है आपको प्रश्न पढ़ते समय मिल गया होगा। आ जाइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की सर्वविवेक शक्ति नहीं है। राज्यपाल अपने मन से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति भी नहीं है, राज्यपाल की विधायिका शक्ति है ना। यानी राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसके माध्यम से विधि का निर्माण हो जाता है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, ये ठीक बात है। राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी करता है जब मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने को कहे। केंद्र सरकार के परामर्श से राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 213 जो अध्यादेश से संबंधित प्रावधान है उसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब राज्य का मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए कहें। विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं होती? राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं होती, ये कहना चाहता है। राजस्थान के राज्यपाल के पास या राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है, बताएं जल्दी से, है ना, जल्दी से बताएं। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, बिल्कुल आहूत कर सकता है, बुला सकता है, हमने पढ़ा है। आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है। राज्यपाल आर्टिकल 174 ही कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है, भंग भी कर सकता है, विधानसभा को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, है ना। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, राज्यपाल सत्रावसान कर सकता है। यानी अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुला सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा के सत्र को समाप्त कर सकता है, लेकिन किसी भी सत्र को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता। सत्र को स्थगित करने का काम किसके पास होता है, विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास होता है, विधानसभा
अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाता है, सत्र को स्थगित किया जाता है। स्थगित करने की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी आपको हम विधानमंडल पढ़ेंगे तब आपको प्राप्त होगी। यानी इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा, राज्यपाल में कौन सी शक्ति नहीं है, राज्यपाल में विधानसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। ये हमने राज्यपाल टॉपिक पढ़ा तो हमने इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा था, राज्यपाल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तब हमने पढ़ा था कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल से पहले राजस्थान में जो पद हुआ करता था उसे राज प्रमुख कहा जाता था। हमारे राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख रहे हैं स्वाभिमान सिंह द्वितीय। तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से पहले राज्यपाल के स्थान पर जो पद प्रयुक्त होता था उसे राज प्रमुख कहा जाता था। ठीक है ना। महाराजाधिराज, ये इतिहास में कई उपाधियां मिलेंगी आपको, उसका प्रयोग नहीं होता था। राज्यपाल वर्तमान में प्रयोग होता है, इसका नहीं होता। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का एक संपूर्ण ब्रिटिश भारत का एक व्यक्ति होता था, इसलिए गवर्नर जनरल, राज्यपाल, महाराजाधिराज इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि कौन से राज प्रमुख शब्द का प्रयोग होता था। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। मैं इसको पढ़ रहा हूं, है ना, विकल्प और प्रश्न को पढ़ रहा हूं, तब तक आपका समय शुरू होता है। 15 सेकंड का साथ साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से समझे। प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल के, माफी चाहूंगा, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन से कथन सत्य है ये बताइए। जो कथन आपको दी गए हैं वो राजस्थान के राज्यपाल के बारे में है। आप इनके ऊपर विचार करें और विचार करके बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। कहानी क्लियर है। आ जाइए करते हैं विचार एक एक विकल्प पे। पहला विकल्प क्या कहता है, विकल्प नंबर 1 कह रहा है कि राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। हमने पीछे एक प्रश्न में पढ़ा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते। हमने कथन में विचार किया और विचार ये हुआ हमारा कि ये गलत है। वह यानी राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमने पढ़ा कि शर्त है कि राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसने क्या लिखा है, कर सकते हैं, नहीं, लाभ का पद राज्यपाल धारण नहीं कर सकते, ये भी गलत है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, ये ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा राजस्थान में काम कर रही है उसके अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, ये विकल्प ठीक है ना। कौन कौन से राजस्थान से संबंधित ऐसी संस्थाएं हैं जिनके राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं, वो आपको डिटेल में तो पढ़ने पड़ेगा राज्यपाल का टॉपिक। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सैनिक बोर्ड जो होता है, राज्य सैनिक बोर्ड, उसके अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। और भूतपूर्व सैनिक एकीकृत कमेटी करके एक कमेटी काम करती है, उसके सभापति भी राज्यपाली होते हैं। राज्य स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष भी राज्यपाली होते हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, इसके अध्यक्ष भी राज्यपाली होते हैं। और राज्य में जो रेड क्रॉस सोसाइटी काम करता है, सोसाइटी की शाखा काम करते हैं, उसके अध्यक्ष भी राज्यपाली होते हैं, है ना। राज्यपाल यानी उन्हें यानी राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई सविवेक शक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। राज्यपाल के पास 2 तरीके की शक्तियां होती हैं। सविवेक की शक्ति अभी मैं जिक्र कर रहा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 यानी किसी भी विधेयक के ऊपर ये राय रखना कि राष्ट्रपति के नाम से आरक्षित करना है, नहीं, राज्यपाल की सविवेक शक्ति है। और राज्यपाल की सविवेक शक्ति है तो उसका मतलब ये गलत हुआ, राज्यपाल के पास संविधान में कोई सविवेक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये गलत है। हमने अभी पढ़ा कि सविवेक शक्तियां हैं, यानी ये भी विकल्प गलत हुआ। तो ये विकल्प गलत हुआ, तो कौन सा विकल्प सही होगा, राज्यपाल के संबंधित सही विकल्प होगा। पहला विकल्प गलत हुआ, दूसरा विकल्प गलत हुआ, तीसरा विकल्प हमने क्या किया, सही किया, चौथा विकल्प भी गलत हुआ। आप चूज करें कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, जल्दी से चूज करें इसको। तो आप क्या कहेंगे सर, इसमें होगा केवल सी इसका सही विकल्प होगा। राज्यपाल क्या होते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के सभापति होते हैं, माफी चाहूंगा अध्यक्ष होते हैं। और बाकी सारे विकल्प गलत हैं। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी आपके गलत हैं। क्यों गलत हैं, अगर किसी तरीके का आपको डाउट हो समझाने के बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपने सविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 कहता है कि भाई राज्यपाल समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा
और राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा और या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो शब्द लिखा गया इसका तात्पर्य ही होता है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। क्या होता है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। ध्यान से समझना है भाई, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में फर्क होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, है ना। आप ये मत समझिएगा कि सर इनमें से जो सी और डी दिया गया है उनमें से हम क्या चुनाव करें, कौन सा सही होना चाहिए, है ना, कौन सा सही होना चाहिए। मंत्रिमंडल करें तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल में और मंत्री परिषद में फर्क होता है। इन दोनों ऑप्शन को एक जैसा मत समझिएगा। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में फर्क होता है, ध्यान से समझना है। ये हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे या मंत्री परिषद पढ़ेंगे, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ केवल इतना याद रखेंगे, इसका सही जो विकल्प होगा, राज्यपाल जो परामर्श लेता है वो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद से लेता है। कहानी क्लियर हुई? मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल मत कर दीजिएगा। मंत्रिमंडल में कौन आता है? मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे कभी मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में क्या फर्क होता है। इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री मंत्री परिषद। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल दोनों एक बात नहीं है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री पढ़ते समय आपको बता दिया जाएगा। इसका सही जवाब सी होगा। आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में, है ना, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्ति होती है, बिल्कुल होती है, कोई गड़बड़ नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में राज्यपाल कमजोर है। क्षमादान शक्ति के मामले में राष्ट्रपति की तुलना में कुछ हद तक राज्यपाल कमजोर है। राज्यपाल को कुछ हद तक कम अधिकार है क्षमादान के मामले में, लेकिन क्षमादान शक्ति तो होती है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं, ये भी बात ठीक है, विचारार्थ रखा जा सकता है। तीसरा, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, विश्रांति काल का मतलब है जब विधानसभा का या विधान परिषद दोनों सत्र में ना हो, इनका सत्र ना चल रहा हो, इसे विश्रांति काल बोलेंगे। विश्रांति काल में राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी ठीक बात है। राज्यपाल जब दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये गलत है भाई, ध्यान से समझिएगा। वित्त विधेयक को, साधारण विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यानी इसमें गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये मैं आपको यहाँ टिक कर रहा हूँ, दोनों तरफ टिक कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने तीनों विकल्प टिक कर दिए। ये डी वाला इसमें क्या होगा? सही जवाब होगा। ये जो प्रावधान है राज्यपाल के बारे में गलत है, तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसके बारे में भी मैं ऑनलाइन क्लास में राज्यपाल टॉपिक पढ़ाते समय चर्चा कर चुका हूं। आ जाइए अगली स्लाइड को समझने का प्रयास करते हैं। आपको एक कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। दो वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। अभी कथन ए कथन है और ये कारण है। ए कथन क्या कहता है? राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या कह रहा है? माफी चाहूंगा, कारण क्या कह रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? आ जाइए एक एक विकल्प को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कथन में कारण दोनों सही है, नहीं, दोनों सही नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन में कारण दोनों सही है, नहीं, दोनों सही नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, ठीक बात है। कथन सही है, राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, नहीं, ये भी गलत हुआ। कथन गलत नहीं है, कथन सही है, कारण गलत है। कहानी क्लियर हुई? तो इसमें सही होगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमने राज्यपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते समय हमने पढ़ा था। अभी हाल ही में 2019 में हमारी सरकार ने राज्यपाल को संबोधन करने से संबंधित राज्यपाल के प्रोटोकॉल में कोई बदलाव किया है। और प्रोटोकॉल में क्या बदलाव किया? प्रोटोकॉल में यह बदलाव किया है कि पहले राज्यपाल के लिए शब्द प्रयोग होता था महामहिम, हिंदी में महामहिम शब्द प्रयोग होता था और अंग्रेजी में हिज हर हाइनेस या हिज हर एक्सेलेंसी शब्द प्रयोग होता था। और सरकार ने कहा कि अब राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब राज्यपाल के लिए ऑनरेबल गवर्नर
शब्द प्रयोग किया जाएगा, है ना। इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर और हिंदी में राज्यपाल महोदय शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पढ़िए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। 2019 में प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में बोले तो ऑनरेबल गवर्नर बोलना होगा और हिंदी में बोले तो या तो कहे माननीय राज्यपाल या कहे राज्यपाल महोदय, और ध्यान रखना नाम से पहले श्रीमती या श्री लगाना अनिवार्य है। ये प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ है 2019 में। मोस्ट ऑनरेबल शब्द का प्रयोग और अति सम्माननीय शब्द का प्रयोग नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये प्रोटोकॉल ये भी गलत है, ये वर्तमान में नहीं है, पहले हुआ करता था। राज्यपाल को हिज हर एक्सीलेंसी या फिर महामहिम नाम से संबोधित किया जाता था। हिज हर रॉयल हाइनेस ये शब्द भी राज्यपाल के लिए प्रयोग नहीं होता। आमतौर पर रजवाड़ों के समय में राजा के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता था, जैसे महाराजाधिराज या रॉयल हाइनेस, ये राजाओं के शब्द में प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसमें दो ही कहीं ना कहीं संबंधित विकल्प है। एक तो विकल्प नंबर सी, जिसमें पुराने प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी गई है। पहले महामहिम कहा जाता था हिंदी में, या फिर क्या कहा जाता था, हिज हर एक्सीलेंसी कहा जाता था। इसको बदल दिया है, वर्तमान में राज्यपाल को ऑनरेबल गवर्नर या फिर माननीय राज्यपाल के नाम से या राज्यपाल महोदय के नाम से संबोधित किया जाएगा और नाम के आगे श्रीमती या श्री लगना अनिवार्य है। विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। आ जाइए आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के संबंध में सही है। आ जाइए कथनों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब तक कथन पढ़ता हूं आपके 15 सेकंड का वक्त हो ही जाना है ना। आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। कथन नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। कोई गड़बड़ नहीं है, पढ़ाया हमने कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, योग्यता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये भी ठीक है। राज्यपाल जब चाहे, माफी चाहूंगा, राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, यहां गलत मत कर दीजिएगा। राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। मैंने अभी कहा कि राज्यपाल को हटाना, राज्यपाल को पद से हटाने से संबंधित पिछला हमने कोई प्रश्न सॉल्व किया था, वहां हमने पढ़ा था कि राज्यपाल को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान नहीं है, और हटाना बर्खास्त करना। राज्यपाल को बर्खास्त किन आधारों पर किया जाएगा इसका जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, ये गलत हुआ। डी मतलब हमारा जो हमें जो ऊपर चुनाव करने के लिए दिया गया है, 4 नंबर बिंदु हमारा गलत हुआ, और 4 नंबर गलत बिंदु के आधार पे हम ऑप्शन चूज करेंगे। यानी ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें 4 नंबर नहीं हो। देखिए डी में 1 2 3 4 दिया है, 4 दिया है, गलत है। सी में 1 2 4 दिया है, ये भी गलत है। और बी में 1 3 4 दिया, ये भी गलत है। 4 किसमें नहीं दिया गया, पहले नंबर में। विकल्प नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैं जब तक कथन पढ़ना है कौन सा कथन सही है, जब तक मैं कथन पढ़ूं तब तक आपका 15 सेकंड पूरा हो जाएगा, आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। सही है या गलत है भाई? आप कहेंगे सर गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा भारतीय संविधान का आर्टिकल 153 भी हमने पढ़ा है, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के बारे में भी हमने पढ़ा है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 कहता है जरूरत पड़ने पे किसी भी व्यक्ति को 2, है ना, या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान गलत हुआ, सही हुआ? आपके आंसर विकल्प नंबर प्रावधान नंबर 1 गलत है। भारत के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको उलझाने का काम किया गया है। क्या लिखा गया है? भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है भाई? राज्यपाल नियुक्त करता है। ये गलत है भाई, ये प्रावधान गलत है।
हम याद रखना, हमारे भारत के जितने भी हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सभी प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नहीं, राज्यपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसमें क्या लिखा गया है, जिस प्रकार से राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वैसे ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये विकल्प गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, बल्कि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तीसरा विकल्प पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। यह भी ठीक है भाई, राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रक्रिया भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, यानी ये भी गलत है। हमें चूज क्या करना है, हमें चूज करना है कौन सा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, डी विकल्प क्या है, विधायी व्यवस्था वाले संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। की जाती है। एक मिनट रुकना भाई, हाँ ये भी गलत है, समझ पा रहे ना, ये भी गलत है। अच्छा, ऊपर वाला विकल्प एक बार माफी चाहूंगा, ऊपर वाला विकल्प थोड़ा चेंज करना, मैंने ये गलत टिक किया है, ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था ना, भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, ये ठीक है, गलत नहीं है, ये हमने उल्टा टिक किया था, ये सही है। ठीक है, विधायी व्यवस्था वाले संघ शासित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के आधार पर की जाती है। नहीं, गलत है। मैंने दिल्ली बताया था आपको, दिल्ली का उदाहरण बताया था। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करता, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 239 बताया था मैंने आपको बिल्कुल बताया होगा, यदि याद है तो ठीक, नहीं याद तो अपने नोट्स को देखें, क्लास को देखें जो हमने पढ़ रखा है, यानी ये भी गलत है। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहले वाला कथन सही नहीं था। क्यों सही नहीं था, तो इसमें लिखा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल नहीं हो सकता। हमें पता ही हो सकता है, तो ये विकल्प गलत हुआ। दूसरा क्या लिखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, हमें पता है कि राज्यपाल नहीं करता, ये भी गलत है। तीसरा क्या लिखा है, संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, हमें पता है हाँ नहीं है, तो ये सही है। और चौथा क्या है कि जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां के उपराज्यपाल करते हैं, ये गलत है। उपराज्यपाल नहीं करते, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली का उदाहरण हमने समझा भी था, ये भी गलत है। सही कौन सा हुआ, सही हुआ विकल्प नंबर सी। इसमें आपको केवल उलझाने का प्रयास किया गया, बस ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। आ जाइए आगे वाले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 123, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या हो सकता है सही आंसर, जल्दी से बताने का प्रयास करें। हाँ जी, जल्दी से बताएं, क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से कथन सही है, निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला विकल्प, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा बात यह है कि जब तक राज्यपाल अपने पद पे काम कर रहा है तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक बात है, हमने पढ़ा नहीं अभी तक, हम क्लास में पढ़ेंगे। वैसे जिन साथियों ने मेरे साथ भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा है उनको तो मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाते समय बता दिया था। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 361। अनुच्छेद 361 किसके बारे में जानकारी देता है, अनुच्छेद 361 में लिखा गया है कि कुछ आधार ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें राज्यपाल व राष्ट्रपति को संरक्षण दिया गया है ना। राज्यपाल व राष्ट्रपति को जब तक वो पद पे है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी न्यायालय में दर्ज नहीं किया जा सकता, उनको गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में, अभी एसएसटी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा भी गया था इससे संबंधित, है ना। उन्होंने ऐसे विकल्प दिए 361A, 361B, 361C, इस तरीके से, और मुझे याद है कि वहां 361C सही था। तो ये जो है आर्टिकल 361 के बारे में प्रावधान है। राज्यपाल हमने पूरा किया नहीं, अभी जैसे ही पूरा करेंगे ये बिंदु में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये ठीक बात है, जब तक राज्यपाल अपने पद पे है तब तक उसके विरुद्ध कोई मुकदमा यानी कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की प्रलिप्तियां व वेतन भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकते, ये भी हमने पढ़ा है। याद करें, हमने राज्यपाल के वेतन भत्ते जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जब तक राज्यपाल अपने पद पे काम कर रहा है, राज्यपाल के पद पे रहने के दौरान उसके वेतन भत्तों में या उसकी प्रलब्धियों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ताकि राज्यपाल पद जो है, राज्यपाल पद पे बैठा व्यक्ति ठीक ठाक ईमानदारी से काम कर सके। राज्यपाल को वेतन भत्ते, प्रलब्धियां या उनके पद से संबंधित कोई अलाभकारी परिवर्तन करके
राज्यपाल के कार्य को प्रभावित नहीं किया जा सकता, राज्यपाल को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। ये हमने पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में समझ रखा है। तो यहाँ विकल्प 1 व विकल्प 2 दोनों सही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ें फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ने का प्रयास कीजिए प्लीज। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझे। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कोई एक सही होगा बाकी गलत होगा। आ जाइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसे यानी राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। गलत है भाई, गलत है। आपके आंसर गलत क्यों है? राज्यपाल भारत का नागरिक हो ऐसा तो लिखा गया है, लेकिन भारत का मूल नागरिक हो ऐसा नहीं लिखा गया। राज्यपाल का भारत का मूल नागरिक होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष हो। ध्यान से समझना है, राज्यपाल के बारे में ये तो लिखा गया कि न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में हम पढ़ते हैं कि 65 वर्ष की अधिकतम आयु होगी, यानी 65 वर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त हो जाएगा। वैसा प्रावधान राज्यपाल में नहीं है। राज्यपाल की अधिकतम आयु के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। और वैसे एक नॉर्मल आप याद रखना चाहें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जितने भी पदाधिकारी की हम बात करें, जितने भी चुने हुए पदाधिकारी, उनमें तो आयु का कोई प्रावधान होता ही नहीं है। और बाकी एक राज्यपाल ऐसा व्यक्ति है जिनको चुना भी नहीं जाता, इसकी आयु से संबंधित भी कोई प्रावधान भारत के संविधान में, अधिकतम आयु से संबंधित, नोट करिएगा, अधिकतम आयु से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। तो ये भी गलत है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ध्यान रखना, राष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, तो राष्ट्रपति में बिल्कुल लिखा गया है कि राष्ट्रपति कम से कम लोकसभा की सदस्य की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, लोकसभा सदस्य के समान उसकी योग्यता हो, ठीक है ना। लेकिन राज्यपाल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ना, ये भी गलत है। राज्यपाल लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हमें पता है कि संविधान राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख मानता ही किसे है? राज्य का प्रमुख मानता ही किसको है? किसको मानता है सर? मानता है राज्यपाल को। प्रश्न आ चुका है अभी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ ना, पीछे एक हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, तो हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। उन्होंने दोनों विकल्प दे दिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए, सर क्या करें, राज्यपाल करो या मुख्यमंत्री करें? तो ध्यान रखना भाई, संविधान यदि मानता है राज्यपाल को प्रमुख, यदि आपको पूछा नहीं गया ना कि वास्तविक प्रमुख कौन है, संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आपको राज्यपाल को प्रमुख मानना है। राज्यपाल प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आ जाइए लास्ट प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। लास्ट ही प्रश्न है ना, हाँ पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर आगे बढ़ें। हाँ जी देखिए, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथनों का आपको चुनाव करना है, ठीक है ना। एक एक कथन पढ़ रहा हूं, तब तक आपका 15 सेकंड का समय भी पूरा हो जाएगा। पहला कथन क्या है? यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, किस अनुपात में राज्य द्वारा देय होंगे? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है भाई। सामान्यतः राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 रुपए। वेतन कितना होता है? सामान्यतः राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 रुपए। लेकिन ध्यान से समझना है, अगर किसी राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसे 6.5 लाख, माफी चाहूंगा 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, मतलब 3.5 का दुगुना नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसे वेतन भत्ते वही दिए जाएंगे जो भारत का राष्ट्रपति तय करे या जिस अनुपात में भारत का राष्ट्रपति तय करे। तो ये ठीक विकल्प है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर। यह भी ठीक बात है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा उस अध्यादेश को 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर अंदर विधानसभा द्वारा या तो स्वीकार किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए, या फिर खारिज किया जाना चाहिए, है ना। ये हमने पढ़ लिया है, इस बिंदु को भी हमने राज्यपाल का अनुच्छेद 213 पढ़ा था, वहां पढ़ लिया था, आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी ठीक है। जब तक राष्ट्रपति चाहे अपने पद पर राज्यपाल रह सकता है। चौथा क्या है जी? यदि राज्यपाल राज्य की उपव्यवस्थापिका
राज्यपाल को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। कुल मिला के क्या कह रहा है कि यदि राज्य की व्यवस्थापिका यानी विधानसभा या विधान परिषद राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव पारित करे तो राज्यपाल पद से हट जाएगा। ऐसा नहीं है। विधानसभा या विधान परिषद जो है वो किसको हटा सकती है? प्रस्ताव पारित कर अपने अध्यक्षों को हटा सकती है, उपाध्यक्ष को हटा सकती है, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद राज्यपाल को नहीं हटा सकती। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ सकते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा हटा सकती है, तो भाई राज्यपाल को क्यों नहीं हटा सकती? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता, राज्यपाल नियुक्त होता है। ध्यान से समझना, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का काम कौन करता है? संसद व राज्य विधानसभाएं। तो राष्ट्रपति को हटाने का काम भी कौन करती है? संसद। हालांकि विधानसभाएं शामिल नहीं होती, वो राष्ट्रपति पढ़ते समय अभी कभी बात करेंगे हटाने में राष्ट्रपति को। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल तो हटाएगा, माफी चाहूंगा, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है डी, यानी इसका सही जवाब होगा ये डी। ध्यान रखना भाई, ऊपर वाले हमने सही कैसे किए? ऊपर वाले हमने सत्य है इसलिए सही किए हैं, इसका जवाब सही डी होगा, यानी ये वास्तविक रूप से असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। इस प्रश्न को पढ़ के देखें, सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन, माफी चाहूंगा, असत्य कथन, उल्टा बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। असत्य कथन कौन सा? ये वाला, डी वाला असत्य कथन है। ठीक है, पहले वाला ये जो था वो सत्य कथन था, राष्ट्रपति चाहे उसी अनुपात में वेतन दिया होगा। दूसरा भी सत्य कथन था, 6 सप्ताह में अध्यादेश को पारित किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहता है। तीसरा विकल्प ये था, ये भी सत्य था, लेकिन विधानसभा हटा सकती है राज्यपाल को, ये असत्य कथन था। यही पूछा गया हमसे कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा है? विकल्प नंबर डी असत्य है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। चलिए, ये हमारे आज के 25 प्रश्न जो टेस्ट के थे उनको हमने सॉल्व कर लिया, और अगला जो टेस्ट होगा वो 16 अप्रैल मंगलवार को होगा। तो मैं आशा करता हूं कि विभिन्न जो साथी मुझे देख रहे हैं वो सारे के सारे अगले टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यदि हमारी क्लासेस आपको बेहतरीन लग रही हैं और लग रही है कि आपको हमें सहयोग कर देना चाहिए, हमारे परिवार को थोड़ा सा हमें और बड़ा कर लेना चाहिए, पाठशाला परिवार को इस ऑनलाइन मंच पे, तो प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या कर दे? लाइक कर दे, है ना। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और हमारे पाठशाला परिवार का आप तो हिस्सा हैं ही, और भी लोगों को हमारे पाठशाला परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें? शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें, खुद नए साथी हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, और इसको क्या कर दें? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।